नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। संसद के बजट सत्र में अडानी ग्रुप के खिलाफ उठी जांच की मांग की लड़ाई अब 10 साल बनाम 10 साल पर आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को सीधे पीएम मोदी को घेरते हुए ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों तक की बात की थी। तो वहीं राहुल के सवालों का जवाब देने पीएम मोदी खुद लोकसभा में खड़े हुए और विपक्ष पर जोरदार तीखे हमले किए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2004 से 2014 आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा घोटालों का दशक रहा है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कल मैं देख रहा था कि कुछ लोगों के भाषण के साथ पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अब सीधे वार पलटवार हो रहे हैं। अडानी पर शुरू हुआ विवाद भी अब 10 साल बनाम 10 साल की कहानी पर आ गया है। चार से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। वही 10 साल यूपीए के वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस नेता अंशुल मिश्रा और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाबूलाल जी, प्रधानमंत्री ने आज जब चर्चा का जवाब दिया तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें, कुछ हल्के फुल्के पल भी आए और कुछ तीखे चुटीले पल भी। काका हाथ रसी का कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जाकी जैसी भावना वैसा दिखे सीन। तो एक तरह से जो बात शुरू हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण से और बाद में वो सीधे सीधे तल्ख आरोपों में चली गई, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई है वो यही आई है कि प्रधानमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। आपने पूरा भाषण सुना होगा, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी ने बयान इसलिए दिया होगा इस तरह का जी, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया बहुत गंभीरता से, अडानी के संबंधों का विवाद उठाते हुए उन्होंने कहा है, प्रश्न पैदा किया जी, और 7 प्रश्न उनसे पूछे, उनकी फोटो भी दिखाई जिस पर ओम बिरला जी ने उनको रोका भी। तो उस समय जो 7 बातें उन्होंने पूछी तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी जी जब अपना भाषण देंगे तो निश्चित रूप से इसका एक एक बात का जवाब वो देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इशारे में जो है पिछले कार्यकाल तब और अब की व्याख्या करते हुए और हास्यास्पद और हास्य व्यंग्यात्मक भाषा में जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को नीचा दिखाने का प्रयास किया और अपने कार्यकाल में जो काम हुए उसको बताने का प्रयास किया, जो एक राजनीति का शानदार विषय होता है। और उसमें वो सफल भी रहे। उनके भाषण में जो झुकाव था वो क्लियर कट था कि आपने क्या किया, आपने घोटाला किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने जनता को ठगा है और मैंने जो है वो सब कुछ किया है आज की स्थिति में। अब सवाल अडानी के जवाब क्यों नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि ये आरोप जो है हल्कापन है, लेकिन आज देश के अंदर जो चर्चा चल रही है पूरे देश की जनता के बीच में वो निश्चित रूप से अडानी मोदी के संबंधों पर चल रही है। उसका जवाब आता तो बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता और लोगों के सामने जो है मोदी जी के मुंह से कही हुई बात जो स्पष्टीकरण के रूप में आती
तो निश्चित रूप से जो है लोगों को विश्वास होता। बिल्कुल लेकिन उन्होंने बिल्कुल अडानी जो अडानी के बारे में आरोपों पर सीधी टिप्पणी करने से बच के ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने भले ही अपनी तरफ से एक शालीनता का परिचय देते हुए उसको इवेड कर दिया, उन्हें लगा कि इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन जनता के मन में कुछ सवाल तो रह ही गए हैं। जो सबसे बड़ा इशू बाबूलाल जी है वो ये दिख रहा है कि आज के भाषण को अगर देखें तो चाहे अनचाहे देश में एक बार फिर जो बाइपोलर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं हावी होता दिखता है। राहुल गांधी को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, राहुल गांधी के साथ आप जो सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी पर आपको भरी संसद में बयान देना पड़ता है। आप नाम नहीं लेते लेकिन आप कहते हैं कि आपके 10 साल बनाम हमारे 10 साल, आप ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है, 140 करोड़ का जो देश है, उसमें से एंटरप्रेनर देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं। तो ये जिन एंटरप्रेनर्स की इनडायरेक्टली वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूमकर अडानी पर जाती है। अब चुनावों की दृष्टि से अगर इस भाषण को देखें तो क्या ये बिगुल सीधे 10 साल बनाम 10 साल पर बजाए? बिल्कुल सही आपका आंकलन है। वो पूरा दृश्य वही था कि आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, जो किया वो घोटाला किया, और मैंने 10 साल में एक बार भी किसी कोई घोटाले का आरोप मुझ पर नहीं लगा, और मैंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम किया। उन्होंने डिटेल में बताया, महिलाओं के लिए किया, युवाओं के लिए कि इसका। लेकिन देखिए एक बात जरूर है कि राहुल आज जो भाषण दे रहे थे उसमें उनकी यात्रा का समावेश था। यात्रा में उनके जो अनुभव थे, लोगों ने जो बातें कही थी, उसको उन्होंने सपाट भाषा में बिना राजनीति करते हुए सपाट भाषा में रख दिया। उसमें ये प्रश्न जो है अडानी वाला जो प्रमुख रूप से उन्होंने उठाया, जिसका जवाब उधर से नहीं आया। और देखिए मोदी के भाषण देने की शैली वो इतना प्रभावशाली होती है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। उनको मालूम है कि जनता क्या सुनना चाहती है, वो उनको सुना देते हैं, जनता उनको पसंद करती है। तो जनता के लिए उन्होंने जो भाषण दिया है, उनको लगता है भाषण देते वक्त लगा हुआ होगा कि मेरी बात को जनता सुन रही है और मैं जो कुछ मैंने किया है वो जनता के बिल्कुल, यानी वो बोल भले ही इस लोकसभा में रहे थे लेकिन वो एड्रेस जो है पूरे वोटर्स को कर रहे थे, और ये बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है उनके भाषण में, जिस तरह से वो एक एक कर सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं और कहते हैं कि मोदी अखबारों की सुर्खियों ने नहीं बनाया है, मोदी को मोदी उसके कामकाज ने बनाया है, देश के लिए उनके डेडिकेशन ने बनाया है। अंशुल जी, जिस तरह से 10 साल बनाम 10 साल की बात नरेंद्र मोदी जी ने की है, और पिछले 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल था 2004 से 2014, उसमें बार बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने 2G का मसला उठाया, उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले का मसला उठाया, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनौती में कांग्रेस के लिए कठिनाइयां आएंगी? मुझे एक लाइन याद आती है, बड़ी पुरानी है, आपने भी सुनी होगी। जब मोदी जी को मैं सुन रहा था कि तू इधर उधर की बात मत कर, सिर्फ इतना बता कि कारवा किसने लूटा। ये कारवा छोटा वोटा कारवा नहीं है महोदय, ये कारवा जो है 15 लाख करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 15 लाख करोड़ रुपए का है। वह 15 लाख करोड़ रुपए किसका है? आपका और हमारा तो ही है। और मैं तो यह कहता हूं कि इस विपक्ष को जेल में डाल देना चाहिए। ये विपक्ष प्रश्न बहुत पूछता है, इस विपक्ष की सुनना ही नहीं चाहिए, और इस विपक्ष को तो नजर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो विपक्ष होता है, यह मोदी जी जो 24-24 घंटे काम करते हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह जो विपक्ष है, यह बार बार यह पूछता है कि यह आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। यह विपक्ष जो है वो सत्यता की बात करते हुए जनता जनार्दन के सामने आपसे यह प्रश्न पूछता है कि महोदय आप यह बता दीजिए कि एक हफ्ते के अंदर 15 लाख करोड़ का ऐतिहासिक स्कैम आखिर हो कैसे गया। आप मुझे यह बता दीजिए कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री आपको मदद कर रहा था, तब आप एक टेंट का काम करते 609वें नंबर पर पहुंच गए। वहां तक तो ठीक था, लेकिन यह विपक्ष बहुत ठीक नहीं है। यह विपक्ष पर यह पूछता है। अंशुल जी, जिस 10 साल बनाम 10 साल की तुलना की जाती है, अगर हम कहें कुछ मुद्दों पर, अभी हमारे साथ राजकुमार राठी जी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज में। मैं आपके पास सभी सवालों की बौछार लिए आता हूं, आप तो जानते हैं मेरे स्वभाव को, एक एक करके आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। अंशुल जी, जब हम बात करते हैं 10 साल बनाम 10 साल की, तो इकोनॉमी जो 2014 में थी और इकोनॉमी जो 2023 में, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जीडीपी की जो साइज है 2014 में 2.4 लाख करोड़ यूएस डॉलर के बराबर थी। आज अगर हम देखते हैं तो वो 3.46 लाख यूएस डॉलर के आसपास है।
जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में भी स्थिर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में इस बात का जिक्र किया है कि जब आसपास के देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी है। न केवल मजबूती से खड़ी है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। ये जो सच्चाई है, इसका सामना आप चुनाव में कैसे करेंगे? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक यह कहता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है। मैं आपको सत्यता बता देना चाहता हूं। 10 साल बनाम 10 साल की आप बात करते हो, उसका भी कंपैरिजन कर देना चाहता हूं। आप कौन से घोटाले की बात करते हैं? जिस घोटाले के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह घोटाला हुआ ही नहीं था, जिस पर सरकार चली गई, और 10 साल में जो हमने किया है अगर, तो उसको हमें मिला भी है। एक बार 54 सीटें, एक बार 48 सीटें। क्या आप भी उसी पर काम करना चाहते हैं ताकि आपको भी 35 सीटें मिल जाएं? यह अंतर स्पष्ट है। दूसरी बात, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, 17 करोड़ आज हिंदुस्तान में नहीं है। और तीसरी बात, आपने जीडीपी की साइज तो बता दी, लेकिन जब हम देश में 2014 के पहले रहा करते थे तो प्रति व्यक्ति कर्ज जो था महोदय, वो 32,690 रुपए था। आज प्रति व्यक्ति कर्ज जो है 1,77,380 रुपए है। जब आंकड़ों की बात, अंशुल जी, जब मैं आंकड़ों की बात करता तो बिना आधार के कभी नहीं करता। अच्छाइयां भी सामने रखता हूं, बुराइयां भी सामने रखता हूं, क्योंकि पत्रकार के तौर पर मैं हमेशा निष्पक्ष रहा हूं, मेरा चैनल भी निष्पक्ष रहा है। मैं तुलना करके बताता हूं। एक फैक्ट चेक करते हैं, 2009 से 2014 और 2014 से 2019, ये जो है आपकी सरकार के आखिरी कार्यकाल और मोदी जी की सरकार के पहले कार्यकाल की कहानी है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 2009 से 2014 के 5 साल के दौरान यूपीए के शासनकाल में 6.7% थी। एनडीए का जो पहला 5 साल था 7.5%। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल बेहतर कार्यकाल था, आखिरी 5 साल। मोटरसाइकिल 12.44% इस मार्केट का ग्रोथ हुआ था। मोदी जी के पहले कार्यकाल में ये ग्रोथ रेट गिरकर 5.35% पहुंच गई। ऐसे ही घरेलू कारों की बिक्री 7.92% की ग्रोथ आपके आखिरी कार्यकाल में थी। मोदी जी के पहले कार्यकाल में 4.42%। एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई। आपके समय में एयरलाइन ट्रैफिक जो है 9.2% था। जो बीजेपी का शासनकाल है, एनडीए का शासनकाल है, उसमें 15.28%। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आप बेहतर थे, 17.53%। मोदी जी का पहला कार्यकाल 16.85%। इसके बावजूद जो दूसरा कार्यकाल है, उस दूसरे कार्यकाल में इकोनॉमी मजबूत हुई है। इसको तो आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल संस्थाओं के आंकड़े। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, एक बार राजकुमार राठी जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। राजकुमार राठी जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे भाषण में एक तो विपक्ष पर अप्रत्यक्ष चोट की कि विपक्ष ने पूरा होमवर्क किए बिना सिर्फ आरोप लगाए हैं और 140 करोड़ की जनता का जो सुरक्षा कवच है उसको भेद नहीं पाएगा विपक्ष। लेकिन लोकसभा को एड्रेस करते वक्त मुद्दों पर बात करके 10 साल बनाम 10 साल की बात करके मोदी जी ने कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए वोटर्स को एड्रेस किया है। क्या आपको लगता है जो हम फैक्ट चेक करते हैं तो ये जो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि यूपीए का कार्यकाल इतना बुरा नहीं था जितना आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यकीन से वोटर इस बात को पूरी तरह से मान लेगा? देखिए मिश्रा जी, मैं समझता हूँ मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने जी, और 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को छत्तीसगढ़ पूरे देश की जनता ने जो पुनः 303 सीट से नवाजा, मुझे लगता है ये मोदी जी के कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल था 2014 से 2019 तक, उसको जनता ने स्वीकारा और 2019 में फिर से मौका दिया। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी, जो व्यक्ति राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, राजकुमार जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं अभय किशोर हूँ, आरोपी है। नेशनल हेराल्ड मामले में 55 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर मेरा परिवार जमानत पर है। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हमारे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, बफोर मामले में दलाली किसने खाई, मुझे क्या बताने की आवश्यकता है? और जितने घोटाले मनमोहन सिंह सरकार में हुए हैं, 10 साल की कांग्रेस की सरकार में कभी इतना घोटाला तो मैं नहीं समझता कि भी हुआ होगा। 2G घोटाला, 3G घोटाला, एक्सपेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? आज आप बता दीजिए कि 10 साल का मोदी जी का आज 8 साल का कार्यकाल हो गया है, एक भी घोटाले की अगर केंद्र सरकार पर आरोप हो, किसी मंत्री पर आरोप हो, मोदी जी सबका साथ सबका विकास इस जो है तर्ज पे काम कर रहे हैं, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा इस तर्ज पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मिश्रा जी, जब देश के सर्वाधिक, मैं समझता हूँ शक्तिशाली, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की
माँ की मृत्यु होती है तो देखते हैं कि देश जो है किस पर वोट करेगा। देश अपने सामने जो चुनौतियां हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर, या विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री की छवि पर। अंशुल जी, लगातार आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो यूपीए कार्यकाल के घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसे जवाब देंगे आप इसका? ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि अगर सरकार ने खड़ी हुई है और विपक्ष ने अगर घोटाले का प्रश्न कर दिया, तो अगर आप पुराना घोटाला उठा रहे हैं तो राजनीति शास्त्र के, चाणक्य शास्त्र के अनुसार यह समझ लेना चाहिए कि वह कहीं ना कहीं वो जो आरोप आज उम्दा तरीके से उभर कर आ रहा है वह सत्य समझ में आता है। मोदी जी ने एक बार नहीं कहा, संपूर्ण जनता यह सोच रही थी, हिंदुस्तान की जनता यह सोच रही थी, या तो मोदी जी कहेंगे कि हाँ यह घोटाला हुआ है, या तो मोदी जी कहेंगे हाँ यह घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी ने ना यहां की बात करी ना वहां की बात करी, कारवा लुटाते गए लुटाते गए लुटाते गए। तो चाणक्य शास्त्र के अनुसार राठी जी, आप भी समझदार हैं, मोदी जी ने और आपने दोनों ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि अडानी ने घोटाला किया है। मैं तो आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इतनी सशक्त सरकार है, आपके 1200 से ज्यादा जनप्रतिनिधि लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कब अडानी के ऊपर केस होगा, कब अडानी के ऊपर फाइल तैयार होगी, कब अडानी के को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कब हमारी गाड़ी कमाई का एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा? आज यह जनता पूछना चाहती है, अंशुल राठी जी से इसका जवाब लेते हैं। लेकिन इसके पहले एक सवाल मैं बाबूलाल जी से और पूछना चाहता हूं। बाबूलाल जी, जब 10 साल बनाम 10 साल की बात होती है, आज की चर्चा भी हमारी इसी पर है, तो एक बात बड़ी सुविधाजनक तरीके से प्रधानमंत्री कभी इस बात का जिक्र नहीं करते। वो ये तो कहते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस चीज को धीरे से भुला दिया जाता है कि 2011 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। और ये कोई सरकार का आंकड़ा नहीं था, भारत सरकार का आंकड़ा नहीं था। वर्ल्ड बैंक की जो आईसीपी है उसके आंकड़े के मुताबिक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। भले ही बाद में वो स्थिति नहीं रही, लेकिन एक बार वो तीसरे स्थान पर पहुंचा था। तो इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि वोटर आर्थिक स्थिति जो देश की है उसके आधार पर वोट देगा, या जो ये अडानी बनाम यूपीए सरकार के घोटालों की बात की जा रही है उस पर वोट देगा, या फिर उसके सामने कोई और मुद्दे होंगे? देखिए, आम जनता को अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं होता। आम जनता देखती है मुझे कौन सी चीज कितने में मिल रही है, मेरे सामने महंगाई कितनी है, मुझको क्या देना पड़ रहा है, मेरी आय में कितनी वृद्धि हुई, मेरे खर्च में कितनी वृद्धि हुई, उसके समझ में यही आंकड़ा आता है। अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े होते हैं वो पॉलिटिशियंस लोगों के लिए, अर्थशास्त्रियों के समझने की बातें हैं, और वो कभी भी आम जनता की समझ में नहीं आते। बजट भी कभी आम जनता की समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बजट में कहा जाता है कि इसमें सस्ता हो गया, इसमें महंगा हो गया, तो जो सस्ता होता है वो तो वैसे कि वैसा जितनी कीमत हो चुकी होती है उतना ही रहता है। महंगा जो है वो महंगा जरूर हो जाता है, वो उसको देखता है, अर्थव्यवस्था और बजट के आंकड़ों को नहीं समझ पाता। एक चीज है। दूसरी चीज ये है, ये कारण नहीं बनेगा। कारण बनेगा जो बाजार की स्थिति है और लोग उसको भोग रहे हैं, उसका जो है वो महत्व होगा। लेकिन 2-3 चीजें बहुत अच्छी आई है। एक तो बात सच है कि मोदी सरकार पर कोई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक स्टैंड नहीं किए हैं, ये बात मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि राहुल जी और मोदी जी के भाषण शैली का कोई जोड़ नहीं है। मोदी जी जो है भावनात्मक भाषण देने में एक मास्टर आदमी है। वो ऐसे बातों को कहते हैं जो जनता के दिल को टच करती है। और राहुल गांधी जो है वो सपाट भाषा में कोई भी बात को, जो अनुभव उनके जीवन में आता है, वो कह देते हैं। तो निश्चित रूप से ये फर्क जो है, ये फर्क बहुत बड़ा है। जनता के दिल में घुसने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ता है वो अभी राहुल गांधी उसमें पके हुए नहीं दिखते। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार महारत हासिल कर ली। जब वो शिकारियों की कहानी सुनाते हैं कि बंदूक रख के बाघ के सामने पहुंच गए और जब बाघ दिख गया तो कहा अब क्या करें, तो लाइसेंस दिखाया कि हमारे पास हथियार का लाइसेंस है। तो जनता के दिल में कैसे घुसना है ये उनको बखूबी आता है और इस कला के वो मास्टर हैं। इसलिए आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि आदमी को सीधे सीधे इस बात से मतलब होता है कि उसे रोजगार मिल रहा है कि नहीं, सामान उसे सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है। बाबूलाल जी, आप भी अखबार से जुड़े रहे हैं, मैं भी जुड़ा हूं। एक समय था जब हम लोग बजट में सिर्फ यही ढूंढते रहते थे पर्चियों में कि कौन सी चीज सस्ती हुई और कौन सी महंगी हुई, सस्ता महंगा के आंकड़े छापते रहते थे। तो ये जन सेंटिमेंट है, जनता की भावना है। राजकुमार जी, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ने इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत हाजिर जवाबी से राहुल को काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन ये सवाल फिर भी अधूरा रह गया कि अडानी पर जो 7 सवाल कल लोकसभा में उठाए गए थे उसको वो बड़ी चतुराई से टाल गए, उस पर कोई चर्चा नहीं की। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अडानी पे
जो न्याय संगत कार्रवाई है वो होगी। कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि अडानी पे कार्रवाई नहीं होगी। अडानी में गया पर क्या मिश्रा जी, देश में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो ये सरकार का दायित्व है, ये प्रशासन का दायित्व है कि उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात कही आपने, उस पर कार्रवाई हो। अंशुल जी, अब चुनाव की सीधे सीधे बात करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, वहाँ दो चेहरे बिल्कुल सामने होंगे, ये तो दिखाई दे रहा है, चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर कोई चेहरा सामने दिखाई दे रहा तो राहुल का है। और ये पूरी जो उनकी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा रही है उसमें ये चेहरा और मजबूत हुआ है और मैच्योर हुआ है। सिर्फ अडानी पर हमला करके आप ये जंग जीत लेंगे ऐसा तो नहीं लगता। मुद्दे क्या होंगे, कैसे उठाएंगे? भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं है प्रधानमंत्री पर, साबित नहीं हुआ है। बाबूलाल जी ने ये बात बिल्कुल सही कही। तो भ्रष्टाचार के मामले पर आप उनको घेर नहीं सकते, महंगाई पर आप उनको घेर नहीं सकते। महंगाई की, खुदरा महंगाई की जो दर है वो आपके कार्यकाल के आखिरी साल में 7.72% थी, तो आज वो घट के 2019 में 2.57 हो गई थी और अब और घटी हुई है। तो इस पर आप घेर नहीं सकते, इकोनॉमी की ग्रोथ पर घेर नहीं सकते, घेरेंगे कहाँ? बहुत उम्दा प्रश्न किया कि मोदी के सामने राहुल गांधी जी का चेहरा, राहुल गांधी जी का चेहरा जो होता है ना, आज देश में यही परसेप्शन बदलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी, अंशुल मिश्रा या आप या मैं, ये कोई चेहरा नहीं होते महोदय। चेहरा तो वही होगा जो देश का ज्वलंत मुद्दा होगा। राहुल गांधी जी क्या हैं? राहुल गांधी जी एक माध्यम है जनता जनार्दन तक सत्यता को पहुंचाने वाले। आज अडानी के मुद्दे पे आप घेर नहीं सकते, नहीं घेरना चाहते, लेकिन हमारे जो 15 लाख करोड़ रुपए का मामला है उस पे तो हम जरूर घेरेंगे। हमने कहा ना कि संसद में इस पर चर्चा होना चाहिए। राजकुमार राठी जी इस बात को क्यों नहीं कहते कि अगर कार्रवाई होगी तो नरेंद्र मोदी जी कह दें कि कार्रवाई होगी, बात समाप्त हो जाती, लेकिन एक बार भी नहीं कहा। अब महंगाई की बात में आपको आ जाता हूं। जनता जनार्दन बेशक यह नहीं सोचती कि मुझे क्या पहले मिलता था अब क्या मुझे मिलता है। जनता यह कहेगी कि जब हिंदुस्तान में 64 रुपए का पेट्रोल मिला करता था, आज वही पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, और जो दूध मुझे 35 रुपए का मिला करता था वही जो दूध है आज 64 रुपए का मिलने लगा है। वह 100वां दिन जनता आज भी ढूंढ रही है। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और कहा करते थे कि मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं महंगाई को समाप्त कर दूंगा, आज वह 100वां दिन आज भी सोच रही है। मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि काला धन मैं वापस लेकर आऊंगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दूंगा। तो जनता आज वह भी सोच रही है कि मेरे अकाउंट में 15 लाख कब आएंगे और काला धन कितना बढ़ गया वहां पर। यही भी क्वेश्चन अपने आप में खड़ा करने वाला है। जनता यह भी सोच रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाला एक नेता हिंदुस्तान में खड़ा हुआ था, लेकिन वाह रे मोदी जी, ऐसे रेप के आरोपियों को आप टिकट देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेप के मुद्दे हैं, जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। जनता के सामने ये मुद्दे लेकर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता आपकी बात सुनेगी। राजकुमार राठी जी, ये आपने अंशुल जी को सुना, अंशुल जी को भरोसा है कि जब मुद्दों की बात आएगी तो उनके पास इतने पर्याप्त मुद्दे हैं कि वो पिछले 10 साल बनाम 10 साल की जो तुलना है उससे अलग हटकर जनता के मन में कांग्रेस के लिए एक अनुकूल छवि बनाने में सफल रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं वो आपके लिए चुनौती बनने वाली है? देखिए मिश्रा जी, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, मेरे को लगता है कि पूरे देश में जिस प्रकार से कांग्रेस समाप्ति की ओर है और जिस प्रकार से कांग्रेस टूट गई है, तो इन्होंने कांग्रेस जोड़ो यात्रा नाम रख के भारत जोड़ो यात्रा नाम रख दिया। भारत कहाँ से टूट गया? क्या देश के 370 समाप्त हुई इसलिए भारत टूट गया? क्या देश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है इसलिए भारत टूट गया? भारत टूटी कांग्रेस है, उस बिखरी हुई कांग्रेस को मेरे को लगता है कहीं ना कहीं से जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आप देखेंगे राजस्थान से भी जो है इनकी जाने की तैयारी है, छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस जाने वाली है। पूरे देश में आप देखेंगे तो 2 से 3 स्टेट में कांग्रेस दिखाई देती है, बाकी किसी भी प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। और राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकाल रहे हैं, कोई भारत को जोड़ने वाली बात नहीं है। थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं हुई राजकुमार जी? आप कहते हैं किसी राज्य में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। चलिए बाबूलाल जी, एक आपसे जो है अंतिम टिप्पणी जरूर चाहूंगा। पूरे भाषण में आपको कौन सी बात ऐसी लगी जो कि बहुत ही शानदार थी, जो आपको लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड तरीके से कही गई? देखिए, मैं कैलकुलेटेड तरीके से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जो है राहुल की सपाट भाषा जो है अच्छी लगी जी। जो उन्होंने देखा समझा वो उन्होंने वहां पर रख दिया, उसमें ना कोई राजनीति ना कोई राजनीतिक भाषा।
और देखिए राहुल का सपाट भाषा पर ही विश्वास करते हैं, ऐसा मुझे लगा। वे झूठ को झूठ ही बता देते हैं। राजनीति में झूठ को सच की तरह बोलने की कला होनी चाहिए, वो भी दिल को छू लेने वाली भाषा में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज बता दूं किशोर जी, इस भारत की खासियत है जनता की कि जनता 15 दिन में बड़ी से बड़ी बात और बड़ी से बड़ी घटनाओं को भूल जाती है। इसलिए जो कही हुई बातें हैं, जो अभी अंशुल ने कही कि ये कहा था नहीं हुआ, वो कहा था नहीं हुआ, जनता 15 दिन में भूल जाती है जी। और चेहरा देखती है, उसकी बोलने की भाषा को देखती है, उसको दिल छूने वाली भाषा दिखती है और दिल को छूती है, तो उस नेता के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाता है। और जिस तरीके से आज भाषण मोदी जी ने दिया है, वो पूरी भावना के साथ दिया है और जनता के साथ जुड़ने की भावना है, और बिल्कुल पूरा का पूरा 2024 और 2023 छत्तीसगढ़ के चुनाव या जो राज्य के चुनाव होने वाले उसको ध्यान में रखकर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये भाषण जो है संतुलित भाषण था और इसमें सीधे सीधे जो है मुद्दों को टच करने के बजाय अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना और टारगेट जो है सीधे सीधे जो इस साल के मिनी आम चुनाव या अगले साल के आम चुनाव हैं उस पर हैं। तो जनता कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर हुई होगी। अब देखना ये है कि राहुल अपनी बिना लाग लपेट की भाषा में जो सच सामने लाते हैं, वोटर उस पर कितना भरोसा कर पाएगा। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए 10 साल के यूपीए कार्यकाल बनाम 10 साल के एनडीए के कार्यकाल की चर्चा की है, उसको किस तरह से हम चुनावी रूप में देखें, इस पर थी हमारी चर्चा। कल एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।